हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हरीश कुमावत आपके अपने न्यू यूट्यूब चैनल HR स्टडी पॉइंट पर आपका तहे दिल से मैं आप लोगों का वेलकम करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप लोगों को जानकर के बहुत खुशी होगी कि आपके सर मिस्टर हरीश कुमावत ने न्यू चैनल सब्सक्राइब किया है, नया चैनल ज्वाइन किया है। और आप लोगों को मैं बता करके बड़ा खुश हो रहा हूं कि आपके इस YouTube चैनल पर आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस से संबंधित सामग्री ही मिलेगी। जनरल साइंस के अलावा इसके ऊपर किसी प्रकार के कोई वीडियो अपलोड नहीं किए जाएंगे। सेपरेट रूप से जनरल साइंस का ये YouTube चैनल HR स्टडी पॉइंट के नाम से आप लोगों के सामने आज पहली बार मैं आ रहा हूँ। ध्यान देना, हर एक कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की यदि मैं बात करूँ तो जनरल साइंस का अपना एक अलग महत्व है। जैसा कि आप सबको पता है कि पहले की जितनी भी एग्ज़ाम्स हुआ करती थी उसके अंदर जनरल साइंस को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था। लेकिन वर्तमान युग की अपन बात करें, वर्तमान टाइम की यदि अपन बात करें तो जनरल साइंस को एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान इसका हर कंपटीशन एग्ज़ाम में आ रहा है, आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बहुत अच्छे क्वेश्चन जनरल साइंस के आप लोगों के सामने पुटअप होते हैं एग्ज़ाम्स में। और यदि आप इसको हल्के में लेकर के तैयारी करते हैं तो मैं तो नहीं मानता कि आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस HR स्टडी पॉइंट चैनल पर आपको जनरल साइंस की वो सारी बातें पढ़ाई जाएंगी। बिल्कुल जीरो से अपन इस चैनल को स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल जीरो से इस चैनल पर आपकी स्टडी होगी और अपन डीप लेवल तक जाएंगे। तो दोस्तों रेडी हो जाइए, आप लोगों के लिए मैं एकदम से रेडी हूं। और प्रत्येक हर दिन आप लोगों के लिए मैं लेकर के आ रहा हूं इस चैनल पर आपके जनरल साइंस के बेहतरीन वीडियो, जिनको देख करके आप शायद अपनी स्टडी को बहुत अच्छा बना सकते हैं। तो एक छोटी सी शायरी आप लोगों के लिए मैं बोलना चाह रहा हूं। परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। रखता है जो हौसला आसमां को छूने का, रखता है जो हौसला आसमां को छूने का, उसको नहीं होती परवाह गिर जाने की, उसको नहीं होती परवाह गिर जाने की। तो एक बार फिर से मैं आपका इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों ध्यान देना, सामान्य विज्ञान की अपन बात करें तो जनरल साइंस, शॉर्ट में यदि बोलूँ तो GS है आप लोगों की। और इस जनरल साइंस के अंतर्गत अपन क्या क्या पढ़ेंगे तो मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में थोड़ी नॉर्मल जानकारी दे देता हूं। सामान्य विज्ञान की अपन बात करें तो पहले अपन बात करते हैं विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है? विज्ञान, साइंस क्या होती है? देखो, आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए मेरा एक मैसेज है, ये सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा सरल है, सबसे ज़्यादा आप लोग इसको सीख पाएंगे। क्योंकि साइंस वाले जो बच्चे हैं उनको ऑलरेडी आती भी है और वो और सीखने की ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए साइंस एक बेहतरीन सब्जेक्ट है। आप लोग इसके अंदर अपनी रुचि जगाइए और आप लोग बहुत जल्दी सिलेक्शन निकाल सकते हैं। तो रियल में साइंस क्या है? देखो, छोटी क्लासों की अपन बात करें तो छोटी सी डेफिनेशन आती है, ज्ञान ही विज्ञान है। लेकिन मैं आपको बहुत अच्छी डेफिनेशन बताता हूँ। प्रकृति के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं उन सारी वस्तुओं का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित तरीके से ज्ञान प्राप्त करके उस वस्तु की प्रकृति के बारे में, उस वस्तु के गुणों के बारे में ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? विज्ञान कहलाता है, साइंस कहलाता है। तो आपसे कभी डेफिनेशन तो पूछ नहीं जाएगी, फिर भी आपको याद रखना है कि प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित ज्ञान को प्राप्त करना और उस ज्ञान के आधार पर उस वस्तु की प्रकृति और गुणों का ज्ञान प्राप्त करना क्या कहलाता है दोस्तों? विज्ञान कहलाता है। याद रखना, फादर ऑफ साइंस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं, फादर ऑफ साइंस, विज्ञान के पितामह है। विज्ञान के जनक कौन है? तो विज्ञान के जनक माने जाते हैं गैलीलियो को। गैलीलियो। तो याद रखना दोस्तों, फादर ऑफ साइंस कौन है? गैलीलियो है। इस सामान्य विज्ञान की अपन बात करें तो इस सामान्य विज्ञान के अंतर्गत अपन क्या क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले अपन बात करेंगे इसके अंतर्गत जीव विज्ञान की। जीव विज्ञान, जिसे अपन कहते हैं दोस्तों बायोलॉजी। बायोलॉजी। दूसरी अपन पढ़ेंगे रसायन विज्ञान।
रसायन विज्ञान जिसे अपन कहते हैं दोस्तों केमिस्ट्री। बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं आज आप लोगों के लिए। तीसरे अपन पढ़ेंगे इसके अंतर्गत भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान जिसे कहा जाता है फिजिक्स। और चौथा पार्ट जो आप लोगों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है वो है आपका पर्यावरण अध्ययन। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ से निकल करके आते हैं। पर्यावरण अध्ययन जिसको अपन एनवायरमेंटल स्टडी के नाम से जानते हैं, EVS के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों याद रखना, इस पूरी जनरल साइंस के अंतर्गत अपन बायोलॉजी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, EVS पढ़ेंगे। मैं फिर आपको बता देता हूँ, मैं हर एक टॉपिक को इस बार जीरो से स्टार्ट कर रहा हूँ और आपको डीप लेवल तक लेकर के जाऊँगा। तो बायोलॉजी की अपन बात करें कि बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है, तो याद रखना दोस्तों ये सारी विज्ञान की ब्रांचेज हैं, सारी विज्ञान की शाखाएँ हैं। तो विज्ञान की जिस शाखा में जीव जंतुओं की संरचना, उनके उद्भव, उनके गुण, उनके कार्य, इसके अलावा बनावट का अध्ययन किया जाता है। आपको तो सीधा सीधा सा ये याद रखना है कि जीव विज्ञान विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत अपन जीव जंतु और पादपों का अध्ययन करते हैं, उसको अपन जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं। लेकिन याद रखना जीव विज्ञान की दो शाखाएं और हैं। एक शाखा आती है इसकी जूलॉजी और दूसरी शाखा आती है दोस्तों इसकी बॉटनी। जीव विज्ञान जंतु विज्ञान को दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक जूलॉजी एक बॉटनी है। जूलॉजी को कहा जाता है जंतु विज्ञान और बॉटनी होती है आपकी प्राणी शास्त्र या वनस्पति विज्ञान या फिर आप इसको देखो, जंतु विज्ञान को आप प्राणी शास्त्र कह सकते हो, बायोलॉजी को आप प्राणी शास्त्र कह सकते हो, वनस्पति विज्ञान। तो ध्यान देना, जूलॉजी जंतु विज्ञान में अपन जंतुओं का अध्ययन करेंगे और बॉटनी वनस्पति विज्ञान में अपन वनस्पति या पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। तो छोटी सी बात आपको याद रखनी है, इसके अंतर्गत तो अपन किसका अध्ययन करेंगे दोस्तों, जीवों का अध्ययन करेंगे, जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे। और इसके अंतर्गत अपन अध्ययन करेंगे किसका, वनस्पति का। वनस्पति बोले तो पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे, पेड़ पौधों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे अपन कहते हैं बॉटनी, जो किसका पार्ट आपकी बायोलॉजी का पार्ट है। बात करूं मैं, देखना बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूं। फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी और फादर ऑफ बॉटनी। याद रखना दोस्तों, बायोलॉजी जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो हैं आपके अरस्तु। ठीक उसी प्रकार जूलॉजी के जनक भी कौन हैं, अरस्तु हैं। बायोलॉजी और जूलॉजी के जनक सेम है, अरस्तु को माना गया है। और फादर ऑफ बॉटनी है आपके थियोफ्रेस्टस। तो ये आप लोगों को मैं इसकी नॉर्मल जानकारियाँ दे रहा हूँ कि आपको इस जनरल साइंस में क्या क्या पढ़ना है। तो बायोलॉजी विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें जीव जंतुओं की संरचना, जीवों का उद्भव, उन जीवों के गुण, कार्य, बनावट, प्रकृति, इन सभी का अध्ययन करते हैं, उसे बोलेंगे अपन बायोलॉजी। और बायोलॉजी इसकी दो मुख्य ब्रांचेज हैं, जूलॉजी जंतु विज्ञान जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन करेंगे, बॉटनी वनस्पति विज्ञान जिसमें वनस्पति या पेड़ पौधों का अध्ययन करेंगे। फादर ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। बात करूं मैं आप लोगों के सामने केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री की यदि अपन बात करें तो ये विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसमें पदार्थ की संरचना, पदार्थ के गुण और पदार्थ के रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की उस शाखा को केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। केमिस्ट्री का मतलब केमिकल्स है। तो विज्ञान की जिस शाखा में अपन किनका अध्ययन करेंगे, रसायन या फिर केमिकल्स का अध्ययन
किया जाएगा उसे अपन केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान के नाम से जानते हैं। फिर बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से भी। फादर ऑफ केमिस्ट्री, फादर ऑफ केमिस्ट्री, तो याद रखना दोस्तों, बात करते हैं अपन फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री और फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, इंडियन केमिस्ट्री। ध्यान देना, फादर ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान का पिता कौन है? तो दोस्तों रसायन विज्ञान के पिता हैं लेवोसिए। कौन है? लेवोसिए। ठीक उसी प्रकार फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन विज्ञान के जो पिता हैं वो भी कौन है? लेवोसिए हैं। और बात करें अपन फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री, भारतीय रसायन शास्त्र के जनक हैं, तो वो हैं दोस्तों आपके प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र राय, प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र राय। तो दूसरा जो आपका सब्जेक्ट है वो है केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान। विज्ञान की जिस शाखा में पदार्थ की संरचना, गुण, उस पदार्थों के अंदर होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन किया जाएगा उसे अपन केमिस्ट्री कहते हैं। रसायन विज्ञान के पिता है आपके लेवोसिए। आधुनिक रसायन विज्ञान, मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक भी कौन है? लेवोसिए। और फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री के जनक आपके प्रोफेसर प्रफुल्ल चंद्र राय। अब अपन बात करते हैं फिजिक्स की। तो बात की जाए यदि फिजिक्स की, तो फिजिक्स क्या है? ये विज्ञान की ऐसी ब्रांच है जिसके अंतर्गत द्रव्य का मतलब पदार्थ और ऊर्जाओं का पारस्परिक अध्ययन किया जाएगा। पदार्थ यानी कि द्रव्य एवं ऊर्जा के बीच पारस्परिक अध्ययन किया जाता है। विज्ञान की उस शाखा को किस नाम से जानते हैं दोस्तों? भौतिक विज्ञान के नाम से जानते हैं। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ फिजिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स और फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स, इंडियन फिजिक्स। तो ध्यान देना, फादर ऑफ फिजिक्स अपने भौतिक शास्त्र का जो जनक है वो है आपके सर आइजक न्यूटन, सर आइजक न्यूटन। फिजिक्स के जनक कौन है? सर आइजक न्यूटन। फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की बात करें तो इसके जनक हैं अपने अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। और बात करें अपन फादर ऑफ इंडियन फिजिक्स की, भारतीय भौतिक शास्त्र के जनक हैं अपने डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया है कि आप इस जनरल साइंस के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे। तो आप पढ़ेंगे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और एनवायरनमेंट की अपन बात करेंगे। तो लास्ट के टॉपिक अपने चलेंगे जिसके अंदर अपन जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इसके अलावा आपका ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत, अम्लीय वर्षा इत्यादि जो टॉपिक आपके चलेंगे वो आपके ईवीएस के चलेंगे, जहाँ से भी पेपर्स में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखना है कि कौन सी ब्रांच का जनक कौन है। आगे अपन और भी चलते जाएंगे तो बहुत खूब सारी ब्रांच आएंगी, वहाँ पर भी अपन इनका अध्ययन कर लेंगे। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। तो आपको पता चल चुका है बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी की मुख्य कितनी ब्रांच हैं और उन ब्रांच के जो जनक हैं वो कौन हैं। तो आप लोगों से मैं एक बार फिर बता देता हूँ, फादर ऑफ बायोलॉजी हैं आपके अरस्तु, फादर ऑफ जूलॉजी भी आपके अरस्तु और फादर ऑफ बॉटनी वनस्पति विज्ञान के जनक आपके हैं थियोफ्रेस्टस। तो सबसे पहले दोस्तों अपन बायोलॉजी में स्टार्ट करते हैं ह्यूमन सिस्टम को, मनुष्य के शरीर के तंत्र, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ मानव शरीर परिचय, ह्यूमन बॉडी इंट्रोडक्शन। क्योंकि मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूँ कि अपन लोग ह्यूमन बॉडी हैं, अपन मनुष्य हैं, और जब तक एक मनुष्य को
अपने शरीर के तंत्र के बारे में, अपने बारे में नॉलेज नहीं होगा तो शायद मेरे हिसाब से वो दूसरे किसी जीव जंतु के बारे में, किसी वस्तु के बारे में शायद ही कभी नॉलेज ले पाएगा। और ये आप लोगों को ही पता है। तो अपन इस YouTube चैनल पर अपने HR स्टडी पॉइंट पर सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन बॉडी इंट्रोडक्शन। ह्यूमन बॉडी का आज मैं आपको इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। वो सारे क्वेश्चन आप लोगों को मैं आज बताता हूँ जो बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम में आते हैं। आज अपन मोटे तौर पर अपनी बॉडी का परिचय पढ़ेंगे और उसके बाद अपने टॉपिक धीरे धीरे अपलोड करते जाएंगे। तो ह्यूमन बॉडी इंट्रोडक्शन की मैं बात करूं तो बहुत सारे सटीक पॉइंट मैं आप लोगों के सामने लेकर के आ रहा हूं। सबसे पहली बात तो मैं आपके सामने बताता हूं कि मनुष्य का ये अपन इतना अध्ययन क्यों कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात ये कि मनुष्य के अंदर मस्तिष्क होता है, मनुष्य के अंदर सोचने समझने की कैपेसिटी होती है। आप लोगों को ये अच्छी तरीके से पता है कि इस ब्रह्मांड में सिर्फ क्लासें लगती हैं, सिर्फ स्कूलें खुली हुई हैं, तो वो सिर्फ मनुष्य के लिए। कभी आपने भैंस की क्लास लेते हुए देखी, कभी आपने गधों की क्लास लेते हुए देखी? नहीं ना। तो ये क्लासें केवल किनकी लग रही हैं? मनुष्य की लग रही है, क्योंकि मनुष्य के अंदर मस्तिष्क है और उसके अंदर सोचने समझने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो मनुष्य के शरीर का परिचय लेकर के चलता हूं मैं। तो ध्यान देना दोस्तों, मनुष्य का जो शरीर है वो बना हुआ है किनसे? कोशिकाओं से। मनुष्य के शरीर की अपन बात करें तो मनुष्य के शरीर की जो मूलभूत या संरचनात्मक या क्रियात्मक जो इकाई होती है वो कौन होती है? कोशिका होती है, जिसको अपन सेल के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप लोगों का बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। शरीर की मूलभूत संरचनात्मक या फिर क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है दोस्तों? कोशिका कहलाती है। अब अपन बात करें तो देखो, बाकी कोशिका की बातें अपन कोशिका के टॉपिक में पढ़ेंगे, सेल बायोलॉजी में पढ़ेंगे। मैं आज आपको ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन करवा रहा हूँ। केवल कोशिका की बात करें तो कोशिकाएं आपस में मिलकर एक समूह बनाती हैं और ये समूह कहलाता है दोस्तों ऊतक। मतलब कोशिकाएं आपस में मिलकर के ऊतक का निर्माण करती हैं और बहुत सारे ऊतक आपस में मिलकर के अंग का निर्माण करते हैं और बहुत सारे अंग आपस में मिलकर तंत्र बनाते हैं। और दोस्तों तंत्र से क्या बनता है? शरीर बनता है। ये बात आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद रखनी है, क्योंकि ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये कब पूछा जा चुका है? फर्स्ट ग्रेड के पेपर में पूछा जा चुका। ये क्रम ऐसा का ऐसा आप लोगों के सामने मिलता है। तो वो क्या करता है ऑप्शन में? वो अंग को कोशिका के बाद दे देता है, ऊतक को लास्ट में दे देगा, शरीर को पहले दे देगा। ऐसे कम से कम 10-12 प्रकार के प्रश्न बनेंगे अपनी जनरल साइंस में, जिनको अपन धीरे धीरे क्लियर कर लेंगे। तो कोशिका अपने शरीर की मूलभूत इकाई, अपने शरीर की सबसे छोटी कोशिका, अपने शरीर की सबसे छोटी जो यूनिट है वो आपकी कोशिका है। और कोशिका आपस में मिलकर के ऊतक बनाती है, ऊतक आपस में मिलकर के अंग बनाते हैं, अंग आपस में मिलकर के तंत्र बनाते हैं। और उन्हीं तंत्रों की अपन इस टॉपिक के अंतर्गत बात करेंगे, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, कंकाल तंत्र, जनन तंत्र। ये सारे के सारे तंत्र आपस में मिलते हैं और किसका निर्माण करते हैं दोस्तों? शरीर का निर्माण करते हैं, बॉडी का निर्माण करते हैं। उसके बाद अपन बात करें तो मनुष्य की बात करें तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है, मानव का जो वैज्ञानिक नाम है वो आप लोगों को कईयों को पता भी नहीं पता है। तो आज आपको याद रखना है, मनुष्य को साइंस की भाषा में होमो सेपियंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? होमो सेपियंस। कैरोलस लीनियस नाम के एक वैज्ञानिक आए थे। उस कैरोलस लीनियस ने एक द्विनाम पद्धति दी थी कि प्रत्येक जीव का नाम 2 अक्षरों में लिखा होगा। उसमें पहला नाम उसके वंश का होगा और दूसरा नाम उसकी जाति का होगा। ये बाद की बातें हैं। तो होमो अपना वंश है, होमो का मतलब ह्यूमन हो गया, वो अपना वंश है, और सेपियंस अपनी क्या है दोस्तों? जाति है। लेकिन भविष्य में जो मानव पैदा होगा उसका नाम मैं आपको आज ही बता देता हूँ। उसका नाम होगा होमो सेपियंस फ्यूचेरेलिस। और आप सबको पता है दोस्तों, भविष्य को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? फ्यूचर बोलते हैं। तो भविष्य के मानव का जो वैज्ञानिक नाम निकल करके अपने सामने आएगा वो होगा होमो सेपियंस फ्यूचेरेलिस। उसके बाद अपन बात करें तो मनुष्य के मस्तिष्क की, मानव मस्तिष्क की कपालीय दक्षता,
कपालीय दक्षता, जिसको अपन सीसी से डिनोट करते हैं। सीसी का मतलब है क्रेनियल कैपेसिटी, और क्रेनियल किसको कहा जाता है? कपाल को कहा जाता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क की जो क्रेनियल कैपेसिटी, जो कपालीय दक्षता है, वो होती है दोस्तों 1400 सीसी। मतलब अपना जो माइंड है, अपना जो मस्तिष्क, वो कितने सीसी का है? 1400 सीसी का। जैसे आपने सुना होगा ये बाइक 100 सीसी की है, ये बाइक 200 सीसी की है, बाइक इतने सीसी के। तो अपने मस्तिष्क की जो सीसी है वो 1400 सीसी है। क्या काम करता है ये अपन पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम में, किस प्रकार से 1400 सीसी अपने दिमाग के लिए बड़ी ही अच्छी है, किस किस प्रकार से अपन सोचने समझने की कैपेसिटी रखते हैं, टॉपिक की बात करेंगे। इसके अलावा अपन बात करें तो देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं अपने ग्रंथियों से रिलेटेड, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो दोस्तों याद रखना, मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्लैंड होती है वो होती है यकृत या लीवर। अब देखो यहीं से एक क्वेश्चन बनता है, मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग, तो ये भी कौन है दोस्तों? लीवर है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो उत्तर होगा दोस्तों आपकी स्किन, त्वचा। ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से याद रखनी है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो आपकी स्किन है, आपकी त्वचा है, लेकिन मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है वो क्या? आपका लीवर। लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत या फिर लीवर। और याद रखना, लीवर अपने बॉडी में कितने होते हैं? सिर्फ एक होते हैं। कहाँ स्थित होता है? बाद की बातें, बाद में बातें करेंगे इनकी। अब देखो शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो यकृत, लेकिन मैं आपके सामने क्वेश्चन को घुमा रहा हूँ, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, एंडोक्राइन ग्लैंड, शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है दोस्तों आपकी थायराइड ग्रंथि, जो श्वास नली के दोनों ओर स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि को अवटु ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो कौन सी हो गई? यकृत होगी। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी? थायराइड ग्रंथि हो गई। इसके बाद अपन बात करें तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि, और दोस्तों ये शायद आप लोगों को सबको ही पता होगा, इस ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि के नाम से जानते हैं, पिट्यूटरी, या फिर इसे कहा जाता है मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्रंथि कहलाती है। तो शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होगी पीयूष, पिट्यूटरी या मास्टर ग्लैंड। और ये जो आपका क्वेश्चन है ये पुटअप हुआ था पिछले आरपी के पेपर में, मतलब राजस्थान पुलिस के पेपर में। किस प्रकार से प्रश्न पूछा गया था? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो ऑप्शन में ना तो पीयूष था ना मास्टर था। कौन सा ऑप्शन था? पिट्यूटरी। अब यदि आपने इतना ही याद किया है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष है, तो आपका क्वेश्चन कभी सही नहीं हो सकता है। आपको पीयूष के दूसरे नाम भी याद होने जरूरी हैं। तो पीयूष ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि कहा जाता है, या फिर इसको मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अब यहीं से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है, शरीर की आधुनिक सबसे छोटी ग्रंथि, और दोस्तों इसका उत्तर क्या है वो आप लोग मेरे को बता सकते हैं। यह है शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, वो मैंने लिखा है शरीर की आधुनिक सबसे छोटी ग्रंथि। उस ग्रंथि का नाम है दोस्तों हाइपोथैलेमस, और इस हाइपोथैलेमस ग्रंथि की यदि मैं बात करूं तो हाइपोथैलेमस एज ए ग्लैंड भी काम करता है, तो एज ए ब्रेन भी काम करता है। मतलब ये ग्रंथि के रूप में भी काम करता है, तो ये मस्तिष्क के रूप में भी काम करता है। ग्रंथि के रूप में किस प्रकार से काम करता है ये एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, और मस्तिष्क के रूप में किस प्रकार से काम करता है ये नर्वस सिस्टम में, ब्रेन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। फिलहाल की जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आपको याद रखना है। इस ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड कहते हैं,
देखना ये क्या है, मास्टर, ये मास्टर ऑफ मास्टर, मास्टर की भी मास्टर है। आप सबको पता है कि क्लास में बच्चों पर कंट्रोल मास्टर जी करते हैं, लेकिन मास्टर जी पे कंट्रोल हेडमास्टर साहब करते हैं। तो मास्टर का मास्टर कौन हो गया, हेडमास्टर, इसलिए इस ग्रंथि का नाम हेडमास्टर ग्रंथि भी है, हेडमास्टर ग्लैंड कहते हैं इसको। इसके अलावा हेडमास्टर अपनी स्कूल में सर्वोच्च होता है तो इसको सुपर मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, सुपर मास्टर ग्लैंड भी कहलाती है। इसके अलावा इसे ग्रंथियों का सर्वोच्च कमांडर कहा जाता है दोस्तों, सारी ग्रंथियों पर कमांड करती है। इसके अलावा इसे मनुष्य शरीर का तापमापी या थर्मामीटर भी कहा जाता है। तो ये इतनी सारी बातें आपको कौन सी ग्रंथि की याद रखनी दोस्तों, हाइपोथैलेमस ग्रंथि की। बार बार पेपर में क्वेश्चन पुटअप होते हैं इनके। तो शरीर की आधुनिक सबसे छोटी ग्रंथि है हाइपोथैलेमस, जिसके दूसरे नाम क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, हेडमास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड, ग्रंथियों का सर्वोच्च कमांडर और शरीर का तापमापी या थर्मामीटर इसको कहा जाता है। आगे और इसी लेवल में अपन आगे चलते हैं तो आगे के क्वेश्चनों की, आगे के पॉइंट की यदि मैं बात करूं तो और 5-7 पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। ये आपकी ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन, फिर टॉपिक बाय टॉपिक अपन पढ़ते जाएंगे तो आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे बड़ी जो ग्लैंड थी वो आपकी लीवर है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी जो ग्रंथि आपकी थायराइड है, सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष है और आधुनिक सबसे छोटी ग्रंथि आपकी हाइपोथैलेमस है। उसके बाद अपन बात करें शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। तो याद रखना दोस्तों, स्तनधारियों में 4 प्रकार की लार ग्रंथियां होती हैं। नाम मैं आपको आज बता देता हूं। इंफ्रा ऑर्बिटल जो ह्यूमन में इनएक्टिव होती है, निष्क्रिय होती है। उसके बाद नंबर आता है पैरोटिड का, फिर नंबर आता है सब लिंगुअल ग्लैंड अधोजिह्वा का, और फिर आता है उपजंभिका ग्रंथि मतलब सब मैंडिबुलरी ग्लैंड। तो ये 4 प्रकार की लार ग्रंथियाँ होती हैं जिनसे लार सीक्रेट होती है। और अपनी बात करें तो सबसे बड़ी जो लार ग्रंथि है उसका नाम है दोस्तों पैरोटिड ग्रंथि, पैरोटिड ग्रंथि। और एक बात मैं आपको इस ग्रंथि की बता देता हूँ, ये ग्रंथि कान के नीचे, कान के पास स्थित होती है। और इस ग्रंथि में कभी कभी वायरस की वजह से, उस वायरस का नाम है मम्प्स वायरस, और आजकल आपको पता है कि वायरस का ही बड़ा जोर चला है। जैसे कोरोना वायरस बड़ी महामारी बनी हुई है हम सब लोगों के सामने, हमें बचना है इससे, क्योंकि हमें अब लगता है कि हमें इसके संग जीना पड़ेगा। तो पैरोटिड ग्रंथि की यदि अपन बात करें तो मम्प्स वायरस की वजह से इसके अंतर्गत संक्रमण हो जाता है, जिसकी वजह से गाल के पास वाला या कान के पास वाला ये इतना भाग सूज जाता है। इस रोग को मम्प्स रोग कहा जाता है, कर्णफेर रोग कहते हैं इसको, गलसुआ कहते हैं, मारवाड़ी भाषा में इसको गलसोड़ा के नाम से जाना जाता है। तो इसको भी आप थोड़ा सा याद रखना। इसके अलावा शरीर की मिश्रित ग्रंथि, मिश्रित जो ग्लैंड होती है, जो मिक्स ग्लैंड है, मिश्रित ग्रंथियां वे सारी ग्रंथियां जो अंतःस्रावी भी होती है और बहिस्रावी होती है, मतलब दोनों प्रकार के काम संपन्न करती हैं। तो मिश्रित ग्रंथियों का एग्जाम्पल आपको याद रखना है, पेंक्रियाज ग्लैंड, अग्नाशय ग्रंथि मिश्रित ग्रंथि का काम संपन्न करती है। ये बहिस्रावी ग्रंथि भी है और ये अंतःस्रावी भी है। बात करेंगे आगे टॉपिक में इन सब की अपन। इसके अलावा अपन बात करें तो देखो कुछ एक तंत्र आते हैं अपने, एक आता है तंत्रिका तंत्र, एक आता आपका श्वसन तंत्र, और एक क्वेश्चन आपका आता है उत्सर्जन तंत्र का। इन तीनों तंत्रों की कुछ मूलभूत इकाइयों से संबंधित क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आते हैं। तो तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम की जो मूलभूत इकाई है, आपको प्रश्न में दिया जा सकता है मूलभूत नाम, संरचनात्मक नाम या फिर क्रियात्मक नाम। मतलब मैं आपको नॉर्मल भाषा में समझाऊं तो आपका तंत्रिका तंत्र किससे मिलकर के बना हुआ है, तो वो जो आपकी सेल है उसका नाम आपको याद रखना है दोस्तों, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, जिसे अपन न्यूरॉन के नाम से जानते हैं। न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम किससे मिलकर के बना हुआ है, न्यूरॉन से बना है, तंत्रिका कोशिका से मिलकर के बना है। और इसका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्या है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका,
मनुष्य के शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है दोस्तों? न्यूरॉन होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, जबकि सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु और सबसे बड़ी कोशिका होती है अंडाणु। तो मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है दोस्तों? आपकी न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका होती है। श्वसन तंत्र की बात करें तो श्वसन तंत्र की जो मूलभूत क्रियात्मक या संरचनात्मक इकाई होती है उस इकाई का नाम है कूपिका वाहिनी, या कूपिका लिख सकता हूं मैं एल्वियोलाई, कूपिका या एल्वियोलाई। अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूं। उत्सर्जन तंत्र की मूलभूत या क्रियात्मक जो इकाई होती है उसका नाम है दोस्तों नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, ध्यान देना, नेफ्रॉन। न्यूरॉन, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम की मूलभूत इकाई है और नेफ्रॉन उत्सर्जन तंत्र की मूलभूत इकाई है, जिसे वृक्कनलिका, वृक्कनलिका या वृकाणु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये तीन तंत्रों के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के सामने। तंत्रिका तंत्र की मूलभूत इकाई न्यूरॉन है, श्वसन तंत्र की मूलभूत इकाई कूपिका है और उत्सर्जन तंत्र की मूलभूत इकाई नेफ्रॉन या वृक्कनलिका। इसका क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन क्या आता है, ज़्यादातर ये आर्मी राजस्थान पुलिस के पेपर में ज़्यादा पुटअप होता है। ये पॉइंट सीधा सीधा पूछता है, वो गुर्दे की क्रियात्मक इकाई कौन है? तो गुर्दा किसको बोलते हैं अपन? किडनी को बोलते हैं। किडनी किसका पार्ट है? उत्सर्जन तंत्र का पार्ट है। तो इस क्वेश्चन को आपको विशेष ध्यान रखना है, गुर्दे की या किडनी की या फिर आपके उत्सर्जन तंत्र की मूलभूत इकाई कौन होती है? नेफ्रॉन नलिका होती है। और यदि मैं बात करूँ 2-4 क्वेश्चनों की, तो याद रखना, आपको पता चल चुका है कि शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है बेटा जी? आपकी स्किन है, त्वचा है। 2-3 क्वेश्चन इस त्वचा की ओर बता देता हूं मैं आपको। मनुष्य के शरीर की सबसे मोटी स्किन, सबसे मोटी जो त्वचा होती है अपने शरीर की, वो होती है पैर के तलवे की, जिसको आप एडी कहते हो, पैर के तलवे की। तो त्वचा अपने शरीर का सबसे बड़ा अंग है। सबसे मोटी स्किन कहाँ की है? पैर के तलवे की। तो सबसे पतली जो स्किन है ह्यूमन बॉडी की, सबसे पतली स्किन होती है दोस्तों नेत्र की कंजक्टिवा की। नेत्र में पाई जाने वाली पतली झिल्ली कंजक्टिवा, जिसकी उस झिल्ली की जो परत है या फिर जो झिल्ली है वो अपने शरीर की सबसे पतली स्किन होती है। इसके अलावा मनुष्य के शरीर के अंदर त्वचा का रंग का जो निर्धारण होता है, स्किन के रंग का निर्धारण, त्वचा के रंग का निर्धारण एक विशिष्ट प्रकार का वर्णक करता है, जिस वर्णक का नाम मेलानिन वर्णक है। मेलानिन नाम मिल सकता है आपको, मेलानिन नाम मिल सकता है। जिस प्रकार आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से कि मनुष्य के रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन वर्णक की वजह से होता है, पादप की पत्तियों का हरा रंग पर्णहरित वर्णक की वजह से होता है, ठीक उसी प्रकार अपनी स्किन का रंग कईयों का काला होता है तो कईयों का गोरा होता है। तो वो मेलानिन वर्णक के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। जिसमें मेलानिन वर्णक ज़्यादा होता है वो आदमी काला होता है, जिसमें थोड़ा कम होता है तो वो काला नहीं होता है, वो थोड़ा सा गोरा होता है। इसके अलावा 2-3 पॉइंट और यदि मैं आपको बताऊं तो ध्यान देना दोस्तों, मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी, अपने शरीर की सबसे छोटी हड्डी की यदि बात करूं तो सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपीज हड्डी, स्टेपीज। और ये कहाँ स्थित होती है? कान में उपस्थित होती है। कहाँ पाई जाती है बेटा जी? कान में स्थित होती है। तो ह्यूमन बॉडी की, मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी वो कान में है। कान के अंदर 3 हड्डियां होती हैं, स्टेपीज, मेलियस, इनकस। स्टेपीज, मेलियस और इनकस, इनमें से सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपीज, जो कान में पाई जाती है। इसके अलावा अपन बात करें सबसे लंबी हड्डी की, तो मनुष्य के शरीर की सबसे जो लंबी हड्डी होती है वो होती है आपकी फीमर। और ये आप सबको पता है फीमर कहाँ होती है? जांघ में होती है। फीमर कहाँ होती है दोस्तों? जांघ में होती है। और इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अपने शरीर की सबसे मजबूत हड्डी, मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत जो हड्डी है वो है निचले जबड़े की, निचले
जबड़े की, और निचले जबड़े की हड्डी या निचले जबड़े को नाम क्या मिला है? मैंडिबल। याद रखना, अपने दो जबड़े हैं, ऊपर वाला जबड़ा मैक्सिला है, नीचे वाला जबड़ा मैंडिबल है। तो ये वाली ठुड्डी जिसको अपन कहते हैं, ये वाली जो हड्डी है वो अपने शरीर की सबसे मजबूत हड्डी मानी गई है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के सामने बार बार प्रेषित किए जाएंगे। हर एक वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट में जब भी अपना टॉपिक पूरा होगा तो हर एक टॉपिक के अंत में मैं आपको एसएसपी लिखवाऊंगा। एसएसपी का मतलब आपको याद रखना है सम स्पेशल पॉइंट, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं और बार बार ऐसे क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहती है। तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए अपने YouTube चैनल, ये मेरा YouTube चैनल नहीं, ये आप लोगों का YouTube चैनल है। नाम आपको पता चल चुका है, HR स्टडी पॉइंट। और मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस स्टडी मटेरियल को देख करके अपने दोस्तों को इसको ज़रूर शेयर करेंगे, आप लाइक करेंगे, आप कमेंट करेंगे। आपको इस वीडियो के अंदर किसी भी प्रकार की यदि कोई त्रुटि मिलती है तो आप बेझिझक अपना बड़ा भाई मान करके आप इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ करके और ज़्यादा इसमें सुधार करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों का मैं फिर से इस HR स्टडी पॉइंट पर तहे दिल से आपका स्वागत करता हूँ। सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।